स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट आईएएस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्मार्ट गांव पर। स्मार्ट गांव शब्द आते ही हम सोचने लगते हैं क्या गांव भी स्मार्ट हो सकता है। जी हाँ, गांव भी स्मार्ट हो सकता है। अब तो सिटी, स्मार्ट सिटी की अवधारणा को भी आपने देखा होगा। और जब सिटी स्मार्ट हो सकता है तो गांव क्यों नहीं हो सकता है स्मार्ट। आज भी भारत गाँव में रहता है। कहते हैं शरीर भारत का शहरों में या नगरों में हो सकता है, आत्मा तो गाँव में ही निवास करती है। शहरी विकास या आर्थिक रूप से शहर या नगर बहुत समृद्ध हो सकते हैं, परंतु सांस्कृतिक रूप से तो आज भी विरासत के अंतर्गत गांव ही समृद्ध है। कहते हैं गांव में आज भी भिखारी को भी लोग साधु समझते हैं और शहर में साधु को भी लोग भिखारी समझ लेते हैं। ये अंतर समझ का नहीं, संस्कृति का है। ये अंतर विरासत का है और इसमें गांव आज भी भारत के समृद्ध मिलेंगे। आजकल बड़ा एक प्रचलित कहावत है कि जो लोग ठीक नहीं हो पाते शहर की दवा से, वो ठीक हो जाते हैं गांव के हवा से। अर्थात गांव का जो पर्यावरण है वो इतना ऊर्जावान है, पौष्टिक है कि आप वहां जाते हैं तो दवा की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन आज़ादी के बाद एक तो औपनिवेशिक काल से ही समस्याएं रहीं। अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा, खासकर ग्रामीण भारत को भी, कि जो ग्रामीण भारत की संरचना थी, संगठन था, वो पूरी तरह से टूट गया। इस टूटे हुए संगठन या संरचना के कारण भारत के गांव भी बिखरने लगे। आज़ादी के बाद एक उम्मीद की नई किरण आई थी, लेकिन वो भी बहुत बेहतर प्रकार से गांवों को स्मार्ट बनाने, विकसित बनाने में कारगर नहीं सिद्ध हुए। वैश्वीकरण के बाद गांव और शहर का अंतराल और ज़्यादा बढ़ता गया, इसलिए गांव के लोग शहर की ओर पलायन करने को बाध्य हो गए। लेकिन इसके बावजूद गांव आज भी समृद्ध हैं और यदि हम गांवों पे थोड़ा ध्यान दें तो न केवल गांव के लिए या उस गांव के लिए, बल्कि आसपास के नगरों के लिए भी विकास का एक बहुत बड़ा आधार बन सकते हैं। आप सोचिए, पंजाब और हरियाणा भारत के समृद्धतम राज्य हैं, लेकिन उन राज्यों के विकास का जो आधार था, क्या नगर था? जी नहीं, उन गांवों के विकास का आधार गांव था। हरित क्रांति से विकास का वो बयार चला, वो प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे पंजाब को, हरियाणा को एक विकसित राज्य का दर्जा दिया। वहां से लोग एनआरआई बनने लगे। स्पोर्ट्स में भी देखिए, हरियाणा और पंजाब का जो प्रतिनिधित्व है वो तेजी से बढ़ने लगा, ओलंपिक तक में। अर्थात गांवों को समृद्ध किए बगैर हम भारत को कभी समृद्ध नहीं कर सकते, हम भारत को कभी विकसित नहीं कर सकते। इसलिए स्मार्ट विलेज भी हो सकते हैं। अब मुद्दा है, हमें सोचना चाहिए कि फिर स्मार्ट विलेज के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होंगी। निसंदेह, जैसे किसी व्यक्ति की हम चर्चा करें कि वो स्मार्ट है या नहीं, तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी जो सबसे पहले हम देखते हैं, बैलेंस होना चाहिए। अर्थात आजकल सामान्य तौर पे देखेंगे, एजिंग के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ पेट आ जाता है, कमर चौड़ा हो जाता है, व्यक्ति बल्की हो जाते हैं। अर्थात देखने में भी व्यक्ति स्मार्ट हो, दुबला पतला नहीं, स्लिम अवश्य होना चाहिए, या थोड़ा हेल्दी। ये हो गया फिजिकल। अर्थात गांव में भी जो सड़कें हैं, खासकर जिला सड़कें जो गांवों को जोड़ती हैं, कहते हैं सड़कें विकास की धमनियां होती हैं। ये शरीर में हमारे नसें हैं जहां से ब्लड दौड़ता है। इसके अलावा गांव के आंतरिक भाग में भी गलियों के साथ साथ सड़क हो जो बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। तो ये हो गया फिजिकल। हालांकि अभी और भी चीजें आएंगी, जो मकान है वो किस प्रकार से बने हैं, सबके पास बेहतर मकान है कि नहीं। आप सुनते होंगे कि गांव में, अब कई सी फिल्में भी आई, मदर इंडिया इसके लिए एक आदर्श मूवी माना जाता है, कि छत चू रहा है बारिश के समय, तो भी असली बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या ऐसे गांव को स्मार्ट गांव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबके पास पक्का मकान होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने या हमारे सरकार ने इसकी व्यवस्था भी की। इसके अलावा बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण हो, अर्थात चौबीसों घंटे बिजली, पानी, इसके अलावा अन्य जो आधारभूत अवसंरचना की चीजें हैं आपूर्ति चेन के अंतर्गत, श्रृंखला के अंतर्गत, उनकी श्रेष्ठ सुनिश्चितता हो। वे संस्थाएं जो समाज को चलाती हैं या विकास की प्रक्रियाओं को, नीतियों को निर्मित करती हैं, ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज से संबंधित होती हैं, उन संस्थाओं का भी बेहतर विकास होना चाहिए। तभी कोई भी गांव स्मार्ट गांव बन सकता है। भारत में राजस्थान के धौलपुर जिले का धनौरा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव है, उसे ही ये गौरव प्राप्त है। लेकिन आज भारत के प्रत्येक राज्य में, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, प्रत्येक राज्य में स्मार्ट गांव है।
पर्वतीय प्रदेशों में या भारत तो विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है, चाहे भौतिक विविधता हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, प्रत्येक संदर्भों में विविधता युक्त राष्ट्र है। इसी प्रकार से गांवों के स्वरूप और गांवों के संरचना में भी, संगठन में भी पर्याप्त विविधता देखने को मिलता है। पर्वतीय गांव अलग प्रकार के हैं, मैदानी गांव अलग प्रकार के हैं, या पठारी या तटवर्ती गांव अलग प्रकार के हैं, लेकिन उस स्वरूप के बावजूद हम उन गांवों को स्मार्ट गांव बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ मूलभूत चीज़ों को जानने का। ये उड़नथराई गांव का बैकग्राउंड में तस्वीर है, इसको डिटेल में दिखाएंगे। तो आधुनिक गांव को ही हम स्मार्ट गांव कहेंगे। आधुनिक गांव का स्मार्ट गांव इस रूप में कहेंगे कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वो सुनिश्चित हो, जो संस्थाएं हैं संगठित तौर पे, संरचना के तौर पर वो बेहतर कार्य करें। इसके अलावा आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी आपूर्ति हो। और सबसे बड़ी बात, यदि आर्थिक उपादेयता नहीं रहा तो एक बार आप बना भी देंगे तो धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता में ह्रास होने लगेगा और फिर से वो स्मार्ट गांव गांव बन जाएगा और उसके बाद समस्याओं से जूझने लगेगा। अर्थात उसका सतत पोषणीय विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, धारणीय विकास हो। इसके लिए हम क्या क्या करें, तो प्रारंभ से जानते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें होंगी। तो ये उड़नथराई गांव का है, थोड़ा मैं इसको डिटेल में दिखा दूं। उड़नथराई गांव जो है वो तमिलनाडु का एक गांव है। उस गांव की ये तस्वीर जो आदर्श गांव या स्मार्ट गांव बनने के पहले की है, आप देख रहे होंगे, लग रहा है जैसे औपनिवेशिक काल की तस्वीर है ये। और स्मार्ट गांव बनने के बाद की तस्वीर, अर्थात ये बिफोर का है और ये आफ्टर का है। आप अंतर समझ सकते हैं। ये गांव, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि सड़कें एक दूसरे को क्रॉस चेसबोर्ड की तरह काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, उसी तरह का प्लान गांव है उड़नथराई। ये आप देख सकते हैं, उसी गांव की तस्वीर है। पवन चक्कियां हैं और उड़नथराई का जो ग्राम सभा का भवन है, ये तमिल में लिखा हुआ है, ये वही है। आप समझ सकते हैं कितनी सफाई है और कितना सुंदर गांव है। गांव के संदर्भ में जो सुनने के बाद कहानियों के अंतर्गत मन खुश होता है, इस गांव को देखने के बाद भी वैसी ही प्रक्रिया होगी। इसके अलावा राजस्थान का धनौरा गांव, इसी गांव को भारत का पहला स्मार्ट गांव होने का गौरव भी प्राप्त है। आप देखिए, ये भी बिफोर की तस्वीर, ये आफ्टर की तस्वीर। ये लग रहा है जैसे किसी सुंदर से होटल का गलियारा है और बगल में दोनों तरफ क्यारियों में फूल लगाए गए हैं। और इसके पहले की तस्वीर देखिए, ये गांव जल आपूर्ति की समस्याओं से जूझ रहा था। ये पूर्वी राजस्थान में है। जल आपूर्ति के अंतर्गत यहाँ सिंचाई छोड़िए, पीने के पानी की भी कमी थी, लेकिन आज कृषि के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध है। ये सब संभव हो सका है वहाँ के पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, या पंचायती राज से जुड़े लोगों ने, ग्राम सभा के लोगों ने व्यवहारिक स्तर पर अमलीजामा पहनाया इस पूरे परियोजना को। राजस्थान सरकार इससे उत्साहित होकर के अन्य क्षेत्रों के भी गांवों को तेजी से प्राथमिकता से स्मार्ट गांव बनाने की ओर अग्रसर हुई। इसी प्रकार से पंजाब में देखें, सकावाला पंजाब के जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं वहां से संबंधित है। सकावाला गांव में भी विशेषताएं दिखेंगी। पंजाब तो वैसे भी बाजरो दी रोटी और सरसों दी साग के लिए फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। उस गांव को देखने के बाद आपको लगेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में यहाँ के लोग भारत ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े नगरों की तुलना में ज़्यादा खुश हैं। अर्थात जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स जो निकाला जाता है, तो ऑब्वियसली गांव को यदि हम कुछ मूलभूत सुविधाओं से अंतर संबंधित कर दें तो गांव स्मार्ट हो सकते हैं, आर्थिक विकास के केंद्र हो सकते हैं जो नगरीय विकास को आधार देंगे। और आज भी गांव, भारत गांवों में ही रहता है, इसलिए गांव को विकसित किए बगैर तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कलारबंका, कलारबंका उड़ीसा का एक गांव है। ये भुवनेश्वर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है। कलारबंका गांव में तो खासकर शैक्षणिक विकास जो ग्राम सभा ने किया है, हालांकि यहाँ के स्मार्ट गांव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार वहाँ के सांसद हैं। कहानियों में मैंने देखा कि स्टडी के रूप में कि उन्होंने विवाह भी नहीं किया उस गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए, वही वहाँ के सांसद हैं। और वहाँ पर एक विशिष्ट चीज देखा गया जो अन्य कई स्मार्ट गांव में नहीं देखा गया। शिक्षा के अंतर्गत बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास तक की व्यवस्था की गई है। ये उसी छात्रावास की तस्वीर है, पिक्चर है। बालिकाओं के लिए भी, अब आप सोच रहे होंगे गांव तो आकार में बहुत बड़े नहीं होते, तो फिर लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था क्यों? निसंदेह गांव में अवधारणा था कि यदि आपको उच्च और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करना है
तो आपको शहर या नगर की ओर जाना चाहिए। वहाँ के सांसद ने ग्राम सभा के लोगों के साथ मिलकर उच्च शिक्षा, यहाँ तक कि पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी के लिए भी बालिकाओं को छात्रावास मुहैया कराया। ये आप टंकी देख रहे होंगे, गांव में सामान्यतः इस प्रकार की टंकी दिखे भी तो सुचारू रूप से कार्यरत नहीं होती। न केवल वहाँ पर जल की आपूर्ति 24 घंटे है, बिजली की आपूर्ति है, वाईफाई की सुविधा है, जिससे बच्चे घर में भी किसी कारण से क्लास न कर पाए हों तो उस क्लास को पूरा करते हैं, जिससे शिक्षा गुणात्मक स्तर पर तेजी से बढ़ने लगा है। ये स्मार्ट गांव की कुछ तस्वीरें थी। वैसे ही बिहार के रोहतास जिले का मोहनिया गांव या कई ऐसे गांव हैं, नोएडा जो जिला है दिल्ली एनसीआर में आता है, वहाँ का नोएची गांव या 16 नोएडा के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए योगी जी ने प्राथमिकता से कदम आगे बढ़ाया है। कई बार आप नोएडा के नोएची गांव में जाएंगे, या माइची बोलते हैं उसको, स्थानीय रूप से कई बार लोग नोएची का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, माइची गांव। तो माइची गांव में जाने के बाद आपको लगेगा कि ये तो ग्रेटर नोएडा का ही भाग है, क्योंकि उस गांव को एक आदर्श गांव के रूप में आप देखेंगे। सड़कें चौड़ी हैं, प्लांटेशन अर्थात हरियाली बहुत भरा हुआ है, और टहलने के लिए अलग सड़कें हैं, चलने के लिए अलग सड़कें हैं। तो ओवरऑल अगर गांव को स्मार्ट गांव बना दिया जाए तो शहर की ओर जो अंधा पलायन है वो रुकेगा, और नगरों के लिए जो आपूर्ति श्रृंखला है वो दक्ष श्रम के रूप में होगा, अन्य वस्तु या उत्पादों के रूप में भी हो सकता है। और यदि हमें भारत को विकसित बनाना है तो गांवों को समृद्ध या स्मार्ट विलेज के रूप में ही निर्मित करना होगा, तभी भारत भी विकसित बन पाएगा। इस परियोजना के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी परियोजना के बाद 2 अक्टूबर को संसद ग्राम आदर्श योजना या सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया। सांसद अर्थात जो एमपी होते हैं, राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उन सांसदों को कहा गया कि आप, साथ में मंत्रियों को भी, आप किसी भी एक गांव को गोद लीजिए अपने क्षेत्र का, और 2019 तक ऑलमोस्ट उसे इतना स्मार्ट बना दीजिए, स्मार्ट का मतलब सारी चीजों को व्यवस्थित कर दीजिए कि वो एक विकसित या आधुनिक गांव बन जाए। तो ध्यान रखना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY, इसको 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, और कहा यह गया कि 19 तक, अर्थात जो 5 साल गुजरेगा इस पूरे के पूरे कार्यकाल के अंतर्गत, आपको उस गांव को एक आधुनिक या आदर्श गांव बनाना है, आदर्श ना कहे, स्मार्ट गांव बनाना है। महात्मा गांधी का जो स्वराज या ग्रामीण स्वराज का सपना था, उस सपने को जोड़कर प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, जो काफी सफलता के साथ आज दिख रहा है। सोच बदलो और गांव बदलो की मुहिम से ये प्रारंभ हुआ, और सबसे पहले लगभग 3000 गांवों के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया। इसमें एक वर्ष में 4 से 40 लाख तक बजट वित्त का आवंटन किया गया, व्यवस्था किया गया, ताकि जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका निर्माण किया जा सके। यदि किसी के पास मकान नहीं है, जैसे गांव में कई ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है, तो पहले उनके पास पक्का मकान होना चाहिए। और प्राथमिक शर्तों में यह था कि गांव के प्रत्येक घर में शौचालय तो होना ही चाहिए। कई बार खासकर यूपी बिहार में देखने को मिला कि शौचालय बनने के बाद भी कुछ लोग खेतों में ही जाते थे। तो उनको इस बात के लिए समझाया गया कि यदि आपको आदर्श गांव बनाना है, आधुनिक गांव बनाना है, स्मार्ट गांव बनाना है, तो आपको इन प्रवृत्तियों का भी त्याग करना होगा। कन्विंस करना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं था, तभी यह संभव हो सका। तो ओवरऑल 3275 ग्रामों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा चुका है अभी तक, और ये मुहिम और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये घटक हैं, अर्थात जो कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनके बेसिस पर कोई भी विलेज या ग्राम स्मार्ट हो सकता है। जैसे सर्विस चेन्स की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अब मुद्दा है सर्विस चेन्स में क्या आएगा। जैसे जल आपूर्ति को हम लें, भाई जब तक 24 घंटे जल आपूर्ति नहीं होगी तब तक, उसमें भी जल आपूर्ति को मैं 2 चीजों से जोड़ूंगा, गुणात्मक और मात्रात्मक। एक तो मात्रा में पर्याप्त हो, दूसरा प्रदूषित ना हो। प्रदूषण से संबंध गुणात्मकता का है। तो सर्विस चेन्स में बिजली आएगा, जल आएगा, और भी कई चीजें हैं, इंस्टीट्यूशंस होंगे। इसी को मैंने यहाँ पे आप देखिए सबको जोड़ दिया है। जैसे ये सतत पोषणीयता से संबंधित है, तो जीरो पॉल्यूशन होगा, प्लांटेशन होगा, सोशल रूरल फॉरेस्ट्री होगा। इन पॉइंट्स को जो इंस्टीट्यूशन से है, सर्विस चेन से है,
जो आधारभूत घटक के तौर पे कार्य करते हैं और किसी गांव को आदर्श गांव या स्मार्ट गांव बनाने में या परिवर्तित होने में सहायता करते हैं, उनको वन बाय वन हम लोग थोड़ा चर्चाओं में लेके आएंगे, क्योंकि यदि प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन्हीं पे आधारित भी होंगे। अब एक बार देख लीजिए, ऐसे मॉडल्स को आप परीक्षा में भी उपयोग कर सकते हैं। इवन भारत का कोई आम नागरिक भी इसको देखता है, जानता है, सीखता है, तो उसकी जानकारी में बहुत वृद्धि होगा, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में ही हम उन चीज़ों को बेहतर प्रकार से क्रियान्वित नहीं कर पाते। तो चलते हैं, देखते हैं वो कैसे कैसे है। सबसे पहले प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, अर्थात प्रत्येक गांव में प्राकृतिक और मानव संसाधन संबंधित कुछ चीजें होंगी जिनका श्रेष्ठ प्रबंधन करना होगा, अर्थात इन्हें हम प्रबंधित करेंगे। श्रेष्ठ मैनेजमेंट से इसको जोड़ेंगे। अब सबसे पहले होगा जल संसाधन। अब देखो, जल संसाधन में जैसे जो पॉइंट्स होंगे, सबसे पहले सतही जल संसाधन, फिर आएगा अंतर्भौम जल संसाधन अर्थात इनलैंड ड्रेनेज। सतही जल में तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, नहर हो सकता है। झील जनरली भारत के नगरों के गांवों के आसपास कम से कम देखा गया है, लेकिन वैसे झील भी हो सकता है, हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते। इन सभी का एक श्रेष्ठ प्रबंधन करना होगा। जैसे हम मेड़बंदी कर दें उनका, बारिश के समय में जल को वहां पे टिकाएं, रोकें, आप उसके आसपास प्लांटेशन करें। जैसे मध्य प्रदेश में एक डबरी गांव है, योजना में इस पर आर्टिकल भी आ चुका है, डबरी मॉडल, खेत का पानी खेत में, या डुग्गीराला, मध्य प्रदेश के ही मध्यवर्ती भाग का एक गांव है डुग्गीराला, योजना में इस पर भी आर्टिकल आ चुका है। डुग्गीराला गांव के लोग पलायन करने लगे थे, और वो आज स्मार्ट गांव के तौर पे है मध्य प्रदेश का। तो डुग्गीराला गांव के लोग पलायन करने लगे थे, लेकिन वहां के वृद्धों ने, युवा तो बाहर नौकरी करने चले गए, वृद्ध और महिलाओं ने डुग्गीराला मॉडल प्रस्तुत किया, और योजना में जब एक आर्टिकल के तौर पे आ जाए तो आप समझिए कितना प्रभावी हो चुका होगा। आज डुग्गीराला भी एक स्मार्ट गांव है। तो ओवरऑल हमें जल संसाधन से को बेहतर करना होगा, ताकि जल आपूर्ति को श्रेष्ठ प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके। इसको मात्रात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी। इसमें 2-3 पॉइंट्स आते हैं जो गांव वालों को प्रशिक्षण के तौर पे समझाना होता है। जैसे जलाभाव का समय, जलाधिशेष का समय। वर्षा ऋतु के समय जलाधिशेष होता है, अर्थात जल अतिरिक्त होता है, इनलैंड ड्रेनेज भी उस समय रिच होता है, धनी होता जाता है, क्योंकि रिचार्ज होता है, और सतह पर भी जल पर्याप्त होता है। लेकिन शेष 8 महीने जो वर्षा ऋतु के बाद आते हैं, उनको हम जलाभाव का समय कहते हैं। तो इसी जलाभाव से जलाधिशेष के बीच में हमें प्रबंधन करना होता है, और तब जाकर के श्रेष्ठ प्रबंधन संभव हो पाता है। इसी प्रकार से भूमि संसाधन। देखो, भूमि संसाधन में जैसे कई बार देखेंगे आप, परती भूमि, गरमजरुआ भूमि जो सरकारी भूमि है, किसी की निजी भूमि नहीं है, लेकिन वहां पर वैसे ही कैक्टस या कुछ मतलब खरपतवार उगे रहते हैं। यदि वहां को सुंदर हम पार्क बना दें, यहाँ पहले लैंडस्केपिंग करें, अर्थात भूमि के समतलीकरण का कार्य करें। हरित क्रांति जब हुआ तो कई हेक्टेयर, मतलब हजारों हेक्टेयर भूमि जो पहले परती या वेस्टलैंड के रूप में थे, जिसको हम उपयोग में न लाए जाने वाली भूमि कहते हैं, उन वेस्टलैंड्स पर भी कृषि प्रारंभ हो गया। सोचिए, क्या गांव में कभी किसी ने कल्पना किया था कि पार्क बनेगा, वहां पे बैठेंगे लोग, स्ट्रीट लाइट्स का निर्माण होगा? ये स्मार्ट विलेज के आधारभूत घटक है। ये कब हो पाएगा? जब आप भूमि संसाधन का भी व्यवहारिक स्तर पर प्रबंधन करेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीजें अपने आप सुचारू रूप से होने लगेंगी। ठीक है, इसमें लैंडस्केपिंग आएगा, पार्क का निर्माण आएगा, खासकर जो वेस्टलैंड है या जहाँ पर जल जमाव का क्षेत्र है। अब जल जमाव से क्या होगा? किसी भी नहीं होगा, मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसी बीमारियां फैलेंगी। तो हमें एक बेहतर प्रबंधन भूमि के रूप में या भूमि संसाधन के अंतर्गत भी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो फसल को लाने का सड़क होगा, गली होगा, उसको किस प्रकार से हम करेंगे। ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन में अगर गांव के पास 24 घंटा ऊर्जा नहीं है, तो कभी हम उसको स्मार्ट गांव नहीं कह सकते। और यहाँ फिर से मैं कहूँगा, मात्रात्मक स्तर पर भी और गुणात्मक स्तर पर भी। लेकिन ऊर्जा प्रबंधन की प्रक्रिया में ऊर्जा की आपूर्ति केवल गांव नहीं करते, बाहर से भी होता है, बाहर से ही ज़्यादातर होता है। तो फिर ऊर्जा प्रबंधन का मतलब क्या है? ऊर्जा प्रबंधन में जो वेस्ट मैनेजमेंट है,
अर्थात आजकल अपशिष्ट से ऊर्जा बनाया जा रहा है, बायो गोबर गैस प्लांट हो गया, अर्थात स्थानीय रूप से ग्राम सभा के सहयोग से जिस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन करके कम से कम गांव आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ें, इसी को कहेंगे ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा संसाधन का बेहतर विकास। तो ये भी यहाँ पे करना पड़ेगा। वन संसाधन, अब कई जो खासकर यूपी और बिहार को आप देखेंगे तो कई गांव वन विहीन हो चुके हैं, लेकिन या पहले जो बाग हुआ करते थे, आम के बागीचे, लीची के बागीचे, अमरूद के बागीचे, उन बागीचों को लोग काटते जा रहे हैं, लकड़ी बेच देते हैं और वहां खेती प्रारंभ कर देते हैं। उन बागीचों को फिर से लगाने की आवश्यकता है। बाग श्रृंगार होते हैं गांव का। तो वन प्रबंधन में हम कुछ ऐसी भूमि का चयन करें जो पर्यावरण को भी संरक्षण दे और साथ में बाग लगाएं, आम के पेड़, अमरूद के पेड़, लीची के पेड़, जो भी जिस प्रकार का वहाँ पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है या जलवायु है, उसके अनुरूप जिस प्रकार के हम फलों का उद्यान लगा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कहेंगे इसको, तो हॉर्टिकल्चर का भी विकास करें, है ना। तो वन संसाधन, मवेशी संसाधन, गाँवों में आज भी, हालांकि अब तो काफी व्यवसायिकता गाँव में भी आ गया है, लोग दूध खरीदते कम हैं, अब ये आ चुका है क्योंकि वो खुद से मवेशी पालते हैं, और जिसके घर में मवेशी मतलब गाय या भैंस न हो, मानते हैं कि लोग विपन्न हैं, इनके घर गाय भी नहीं है। ओबियसली यदि आप मवेशी या खासकर गाय और भैंस पालते हैं तो आपके घर में प्रोटीन की सुनिश्चितता के साथ साथ एक बेहतर बिजनेस का आधार बन सकता है। उसके गोबर तक को हम प्रयोग में ला करके ऊर्जा उत्पादन से जोड़ सकते हैं, तो यह भी प्रबंधन करना पड़ेगा। अब जब मवेशी हम पालेंगे तो हमें चारागाह की व्यवस्था भी करनी होगी, है ना। तो ओवरऑल ये इस संसाधन पे आ जाएगा। वित्तीय संसाधन, भाई किसी भी चीज को यदि हमें गली में स्ट्रीट लाइट्स लगाना है, पार्क लगाना है, लैंडस्केपिंग करना है या खेल का मैदान ही बनाना है, तो उसके लिए वित्त की आवश्यकता होगी। उस वित्त की व्यवस्था आप कैसे करेंगे? तो ग्राम सभा, हालांकि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये योजना सांसदों के सहयोग से चल रहा है, ग्राम सभा के सहयोग से चल रहा है, या हम सीधे कहें तो केंद्र, राज्य और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, वो तीनों के मिलने से स्कीम सफल होता जा रहा है। केंद्र और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज तो विशेष रूप से है। तो वित्त की व्यवस्था भी हमें अवश्य करनी होगी, और वित्त पोषण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, उड़नथरई जो गांव है तमिलनाडु का, वो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके बिजली को बेच रहे हैं, और गांव के कुल खर्चे जो सामुदायिक खर्चा है, सामूहिक खर्चा है, उससे ज्यादा धन तो उनको बिजली बेच करके ही आ जाता है। उन्होंने वायु चक्कियों को लगाया है, पहले लोन लिया था वहां के सरपंच ने, मतलब सामुदायिक स्तर पे ही ग्राम सभा के अंतर्गत, कि हम ये चाहते हैं। उसके बाद लोन लेने के बाद में बिजली अतिरिक्त उत्पादित होने लगा, वहां के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वो बिजली बेचना शुरू कर दिए, जो निकटवर्ती शहर है वहां पे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गाँव में नहीं होता, तो बिजली बेचने लगे, और उस बिजली के पैसे से जो भी सामूहिक खर्चा है उससे अधिशेष धन आने लगा। आप सोचिए, पहले सामूहिक खर्चे के लिए पैसे की हमेशा कमी होती थी, वो सरकारों की ओर देखते थे, आज सरकार को वो धन देने की स्थिति में है। ये स्थिति हो सकता है स्मार्ट विलेज का। इसके अलावा अवसंरचनात्मक संसाधन, अब इसमें सड़क आएगा या वेयर हाउसेज आएंगे। जैसे आज प्रत्येक गांव में, या खास करके वे गांव जहां हरित क्रांति सफल हुआ है, इस बात की एक बड़ी समस्या है कि उत्पादन तो हो गया, ज्यादा हो गया, इसको हम स्टोर कहाँ करें। तो हमें खाद्यान्न संग्रह केंद्र बनाने होंगे, वेयर हाउसेज बनाने होंगे, ताकि हमें बार बार शहर की ओर न जाना पड़े। जैसे उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और आलू के उत्पादन का समय शीत ऋतु ही है। आलू के उत्पादन के पश्चात उसको स्टोर करना होता है, तभी हम उसका साल भर प्रयोग कर पाते हैं। एक ऐसी सब्जी है, इसलिए इसको हरी सब्जी में शामिल नहीं किया जाता। तो ये ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग हम सालों भर करते हैं, लेकिन वेयर हाउस बहुत गुणवत्ता युक्त नहीं है तो आलू खराब हो सकता है, किसान को इसका हानि हो जाएगा, है ना। जो लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं, तो अवसंरचनात्मक संसाधन में वेयर हाउसेज आएंगे या सड़कें आएंगी, उस पर लाइट की व्यवस्था होगी। तो ये सारी चीजें, इवन जो परिवहन के संसाधन हैं, अर्थात गांव से कम रात को भी किसी की तबीयत खराब हो तो उसको नगर ले जा सके, और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तो गांव में ही हो, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव संसाधन, जैसे ये यहाँ तक है प्राकृतिक संसाधन, और 6 और 7 है मानव संसाधन से संबंधित।
इसके बाद हम देखें तो सेवा श्रृंखला अर्थात सर्विस चेन किस प्रकार से निर्मित होगा ताकि गांव को स्मार्ट गांव बनाया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जल आपूर्ति, हमें चौबीसों घंटा जल की मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर पे आपूर्ति करनी है। मैंने पहले ही कहा आपको, धौलपुर का धनौरा गांव जो पूर्वी राजस्थान में स्थित है, वहां पर पहले पीने की पानी की कमी थी, आज सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध है, क्योंकि वहां पर बेहतर श्रेष्ठ प्रबंधन है। इसी की आवश्यकता है। और अगर पूर्वी राजस्थान के जिलों में पानी को चौबीसों घंटा उसके आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है, तो भारत के किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में इसकी सुनिश्चितता संभव है। इस प्रकार से बिजली की आपूर्ति, तो बिजली और जल ये तो सबके दिमाग में आता है। अब देखो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, अर्थात गांव में अभी तक सामुदायिक स्तर पर, कलेक्टिव स्तर पर लाइट्स की व्यवस्था नहीं होती थी। अब आप सोचेंगे फिर इसकी व्यवस्था की कैसे जाए, तो अगर हम सोलर छोटे छोटे प्लेट्स लगा दें तो दिन में वो चार्ज होंगे और रात को लाइट देंगे। आजकल एक्सप्रेसवे पे भी इसका प्रचलन है और सरकार इस पर सब्सिडी दे सकती है, और ग्राम सभा वित्त की जो व्यवस्था करते हैं उससे इसको लगा सकते हैं, तो गांव भी रात में चमकेंगे। कहते हैं शहर ही रात को जगते हैं, हालांकि गांव में लोग स्वस्थ इसीलिए होते हैं, समय पे उठना, समय पे सोना, लेकिन ये सुरक्षा के लिए आवश्यकता है, क्योंकि उसमें सीसीटीवी कैमरा आदि भी आएगा, तभी तो आप वृद्ध को, महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षा भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट हो, सामुदायिक स्तर पर जो भी सामुदायिक भवन है, अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, जैसे कई ऐसे गांव हैं जहाँ खाद्यान्न की कृषि बहुत कम की जाती है, और सपोज कीजिए बाढ़ आ गया तो वहाँ पर खाद्यान्न की आपूर्ति, या बाढ़ के समय अगर वो मुख्य धारा से कट जाते हैं तो बच्चों के दूध की व्यवस्था, या जो वृद्ध हैं या जो भी लोग जिनको दवा की आवश्यकता है, तो इस प्रकार के जो वस्तुओं की आपूर्ति है उसको भी सुनिश्चित करना ही होगा। इसके अलावा कच्चे माल की आपूर्ति, अब गांव को यदि केवल हम इन चीजों की आपूर्ति कर दें तो गांव तत्काल तो लाभ में रहेंगे या बेहतर स्थिति में रहेंगे, लेकिन जब तक आर्थिक रूप से हम गांव को संपन्न नहीं करेंगे तब तक कभी भी वो गांव पोषणीयता से या सस्टेनेबिलिटी से जुड़ नहीं पाएगा, अर्थात लंबे समय तक वो स्मार्ट नहीं रह पाएगा। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखे हुए स्मार्ट है, देखने में भी, बोलने में भी, कार्य करने में भी, लेकिन अगर उसको बेहतर पोषण न दिया जाए तो क्या वो स्मार्टनेस मेंटेन रह पाएगा? यदि उसकी आय बेहतर ना हो तो क्या वो व्यक्ति स्मार्ट रह पाएगा? तो हमें न्यूट्रिशन का मतलब इन चीजों के आपूर्ति श्रृंखला के साथ साथ उसके बेहतर आय को भी इंश्योर करना होगा, और वो कच्चे माल की आपूर्ति, अर्थात प्रत्येक गांव को, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे अवध शिल्प ग्राम एक योजना है, अवध शिल्प ग्राम योजना, और प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पाद को संरक्षण देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इसको तेजी से बढ़ा रही है। ये योजना केरल में भी थोड़ी परिवर्तित स्वरूप में है या कई राज्यों में है, तो उसको उत्पादन से हमें जोड़ने की आवश्यकता है। स्वच्छता बहुत आवश्यक है, अर्थात स्वच्छता नहीं रहा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर किसी घर में शौचालय नहीं है, या जब तक सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी, उस गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में चयनित ही नहीं किया जाएगा, तो बाकी जो चीजें हैं वही ड्रॉप हो जाएगा। तो स्वच्छता, लेकिन केवल शौचालय से नहीं, गांव के गली, सड़क, चौपाल, ये सब के सब बड़े साफ सुथरे हो। स्वच्छता से कई बीमारियां वैसे ही नहीं आएंगी, जबकि गांव में खासकर लोग सामुदायिकता का भाव धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अपने घर को तो साफ कर लेंगे, कचरा क्या कर देंगे, सड़क पर फेंक देंगे। हालांकि गाँव में आज भी ये बहुत कम है, लेकिन गाँव में जैसे बिहार और यूपी के गाँव में कहते हैं घूरा, घूरा का तात्पर्य होता है गांव के लोग जहां कचरा फेंकते हैं, तो उस घूरा की व्यवस्था से भी गंदगी फैलेगा। अब तो अपशिष्ट प्रबंधन में उस कचरे से विद्युत का निर्माण संभव है, तो प्रत्येक गांव में संभव नहीं है, लेकिन 10-20 गांवों को मिलाकर के संभव हो सकता है ना? तो स्वच्छता बहुत जरूरी है। गांव के बाहर, अर्थात जो जिला सड़कें होती हैं और ग्रामीण सड़कें, उनके माध्यम से प्रत्येक गांव को आवश्यक तौर पे जोड़ा जाए। इसके अलावा आंतरिक सड़क, देखो आंतरिक स्तर पर खासकर यूपी, बिहार या पर्वतीय क्षेत्रों में जो आंतरिक सड़कें होती हैं गांव के अंदर, पर्वतीय क्षेत्रों में तो कई बार 10 घर में ही एक गांव बन जाता है, 5 घर में ही एक गांव बन जाता है। आर्थिक आंतरिक सड़कें वो बेसिकली गली के रूप में होती है, तो यहाँ पर आंतरिक सड़कों को भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है, सुचारू बनाने की आवश्यकता है, ताकि खाद्यान्न और घर के बीच में गैप न रहे, अर्थात उसको इजीली ट्रांसपोर्ट करके लाया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को तेजी से
बढ़ाने की व्यवस्था है। इसके अलावा खाद्यान्न के गोदाम जैसे वेयर हाउसेज, मैंने पहले ही आपको बताया। तो ये सब आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत चीज़ें आवश्यक तौर पे हमें निर्मित करनी होंगी, और इंस्टीट्यूशंस जो ग्राम सभा से संबंधित होते हैं वो इसको अमली जामा पहना सकते हैं, वो आगे आएगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में क्या क्या चाहिए, जैसे शहर को बेहतर करने के लिए हमें डिजिटलाइज करना होगा। जैसे आपने सुना होगा ई गवर्नेंस। देखो, ई गवर्नेंस के कई लाभ हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भारत ने कोविड के समय विश्व के तीसरे सबसे बड़े चावल उत्पादक लाओस को भी चावल का निर्यात किया। या भारत में ही कई कई ऐसे बाजार हैं ट्राइफेड नेफेड के अंतर्गत भी जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें भी कई बार मूल्य कहीं ज़्यादा मिल रहा है बट उसका लाभ ले लेते हैं बिचौलिए। लेकिन यदि ई गवर्नेंस की व्यवस्था होगी तो आप घर बैठे इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि किस बाजार में इसकी कितनी कीमत है, और संगठन बना करके सामुदायिक स्तर पे परिवहन की सुविधाओं को प्रयोग करते हुए उस बाजार में जाकर बेच सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो जो बिचौलिए लाभ ले रहे हैं वो गांव वालों को मिल सकता है। ई गवर्नेंस, और सबसे बड़ी बात क्या है, ई गवर्नेंस सुशासन के लिए सबसे बड़ा आधारभूत घटक है। क्योंकि जैसे ही आप ई गवर्नेंस में एक्सपर्ट बनते हैं, दक्ष बनते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, आप इम्पावर्ड होते जाते हैं। क्योंकि सूचना ही सबसे बड़ा संसाधन आजकल है। यदि आपके पास सूचना नहीं है तो आप गरीब होते जाएंगे, या किसी भी प्रकार से अपने अधिकार की भी मांग आप नहीं कर सकते जब आपके पास सूचना नहीं होगा। ई गवर्नेंस क्या करता है, बिना बहुत जद्दोजहद के, मेहनत के, आपके मोबाइल में ही वो सारी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, ऑब्वियसली जब इसको हम डिजिटलाइज करेंगे। तो ई गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है वो संगठन के स्तर पर बहुत सशक्त करेगा, व्यापार वाणिज्य के स्तर पर सशक्त करेगा, अधिकार और कर्तव्य के स्तर पर भी सशक्त करेगा। तो ओवरऑल आप देखिए तो ये ई गवर्नेंस हमारे सुशासन के लिए बहुत जरूरी है। और जब भारत गांवों में बसता है, आज भी 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से गांवों में बसती है, तो हमें तो ये इंश्योर करना ही होगा। यदि हम इसे सुनिश्चित नहीं कर सके तो गांव पहले की तरह ही मलिन बस्ती की तरह रह जाएंगे। तो ओवरऑल ई गवर्नेंस हो गया, वाईफाई की सुविधा हो गई। मैंने पहले ही बताया जैसे जो कलारबंका गांव है उड़ीसा का, स्मार्ट गांव, वहाँ पे जब इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया वहाँ के ग्रामीणों से कि यहाँ पर कॉलेज तो खुल गया है लेकिन क्या प्रत्येक बच्चा प्रतिदिन जाता है वहाँ पे क्लास करने। कई बार खेती के समय वो लोग बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। उस परिस्थिति में रात को, शाम को, या कई बार चौपाल पे बैठ करके ही वाईफाई की सुविधा से, क्योंकि गुणवत्तायुक्त वाईफाई वहाँ पर है, वो उस क्लास को पूरा करते हैं। या जब भी कई बार होता है कि आपको दिन में पढ़ने का इच्छा नहीं है, तो उस वाईफाई की सुविधा से ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत उस क्लास को लोग अटेंड कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, गांव की वो महिलाएं जो 35-40 की उम्र को पार कर चुकी हैं, वे भी अब शिक्षित, अर्थात वो डिग्री की ओर नहीं है बट चीज़ों को जानने लगी हैं, देखने लगी हैं, समझने लगी हैं। ये क्रांति है। और अगर भारत के गांवों में इस प्रकार की क्रांति आ गई तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वाईफाई की सेवाएं हैं। इसके अलावा ग्रामीण प्रौद्योगिकी, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ सिंचाई के लिए। अब जैसे धौलपुर का धनौरा गांव है, वहां पर सिंचाई का सबसे बेहतर जो प्रकार फिट बैठेगा वह है ड्रिप इरिगेशन, या बुंदेलखंड के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन। हालांकि जो धनौरा गांव है वो स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों संबंधित हो सकता है, क्योंकि कुछ भूमि धनौरा गांव की उबड़ खाबड़ भी है। लेकिन समतलीकरण की प्रक्रिया से जो लैंडस्केपिंग है उसको लगभग ठीक कर दिया गया है। तो जैसे सिंचाई में ही लें तो ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम कहते हैं टपक सिंचाई, या स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई। तो किस प्रदेश में किस प्रकार की, या अन्य ले लें, किस प्रदेश में किस प्रकार के सिंचाई की तकनीक कारगर होगी, इस बात को जानना बड़ा आवश्यक है। और ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं, नया नया इन्वेंशन हो रहा है आईसीआर के द्वारा, या जो भी टेक्नोलॉजी से कंसर्न कंपनीज हैं उनके द्वारा। संकर बीज का, एक तो सूचना, कौन सा संकर बीज उपयुक्त है उसकी सूचना हमें मिले, और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, हम उसका प्रयोग कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रेकफास्ट के समय आपको लंच कराया जाए या डिनर के समय आपको ब्रेकफास्ट कराया जाए, मतलब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया जाए व्यवस्था को, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते जबकि आपको भोजन उतना ही दिया जाए। तो किस प्रकार से प्रयोग करना है इसकी बेहतर जानकारी तो पहले प्रौद्योगिकी से हम जानकारी, प्रौद्योगिकी से वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, और डिजिटलाइजेशन से उसको हम जान करके उसका बेहतर
क्रियान्वयन कर सकेंगे। इसी प्रकार से कृषि पद्धतियां जो हैं, जैसे जो फसल चक्र प्रक्रिया है, फसल संयोजन प्रक्रिया है, क्रॉप कॉम्बिनेशन या हार्वेस्टिंग का जो मैकेनिज्म है, उन सब के विषय में एक बेहतर और श्रेष्ठ जानकारी गांव को न केवल आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बल्कि अधिशेष उत्पादन के लिए एक बड़ा आधार तैयार कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्रौद्योगिकी है वो इससे कम संबंधित है। चौथा है धारणीय और पोषणीय विकास संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारणीय और पोषणीय विकास, इसमें सबसे पहले से शून्य प्रदूषण हो। हालांकि ये शून्य प्रदूषण थोड़ा मुश्किल है। शून्य प्रदूषण इसलिए भी क्योंकि गांवों में आज भी लकड़ी आदि जलाया जाता है। हालांकि स्मार्ट विलेज में, स्मार्ट गांव में इस चीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा रहा है। या प्रदूषण जैसे बायोगोबर गैस ही है, तो बायोगोबर गैस से मीथेन गैस उत्पन्न होता है। तो शून्य प्रदूषण तो कहना मुश्किल है, लेकिन शून्य प्रदूषण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अब गाँव में भी गैस पे खाना बनता है। इसके अलावा जो वृक्ष है या वृक्षारोपण का कार्य है, या सबसे बड़ी बात क्या है, जो सामाजिक वानिकी है, वृक्षारोपण तो करेंगे ही, सामाजिक और ग्रामीण वानिकी। देखो, सामाजिक वानिकी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के द्वारा समाज के लिए, समाज से ही वानिकी कार्यक्रम कराया जाता है। जैसे वो लोकतंत्र की परिभाषा है ना, एक ऐसी सरकार व्यवस्था है सरकार की जिसमें लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए किया जाता है। तो वैसे ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, उसी से मैंने जोड़ दिया है अवधारणा को। सबसे पहले इसकी अवधारणा को वेस्टबाई ने प्रस्तुत किया था वैश्विक स्तर पर, कि जन सहभागिता को सुनिश्चित किए बगैर हम इसको सफल नहीं करा सकते, और बिल्कुल सच है। इसके अलावा ग्रामीण वानिकी, मेड़ वानिकी, क्षतिपूर्ति वानिकी, तो वानिकी के सभी प्रकारों को यदि ग्रामीण स्तर पर हम क्रियान्वित करना शुरू करें, लोगों के जन सहभागिता के सुनिश्चितता के साथ करें, तो इन्हें संदेह सफल होगा, और तब गांव में शून्य प्रदूषण की अवधारणा भी सफल होगी। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल फसल उत्पादन, जैसे आप सुने होंगे, उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी यूपी और बिहार में एक दाल होता था खेसारी का दाल। पहले लोग पकौड़ी आदि भी उससे बनाते थे, अभी भी कहीं कहीं इक्के दुक्के तो उत्पादित होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बैन है। क्योंकि खेसारी के दाल से ऐसा मान्यता आया वैज्ञानिकों द्वारा कि पोलियो के वायरस तेजी से फैलते हैं। जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है, पोलियो का वायरस वो अट्रैक्टिव फोर्स के तौर पर कार्य करता था, तो भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से बैन किया। या कई ऐसे फसल हैं जो पर्यावरण सम्मत नहीं है, जैसे आप चावल को ही लें, तो चावल परंपरागत रूप से, प्राकृतिक रूप से उन्हीं क्षेत्रों में उत्पादित होना चाहिए जहां कम से कम 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो, अर्थात वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर से अधिक हो। हालांकि अब तो गंगानगर, जो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जिला है, मरुस्थलीय जिला है, वहां पर भी हरित क्रांति के बाद चावल का उत्पादन होने लगा है। लेकिन पर्यावरण सम्मत यदि फसल उत्पादन होता है तो किसी प्रकार के इंसेक्ट अर्थात कीट पतंगों के आक्रमण की संभावनाएं भी बहुत कम होंगी। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, ये संसाधन में भी आएगा। जैसे हम गांव के सुंदरता को और कई प्रकार के कीट पतंगों के आक्रमण से भी प्राकृतिक तौर पर रोकने के लिए हमें हॉर्टिकल्चर अर्थात फूल और फल, खासकर फल की कृषि को तेजी से बढ़ाना, फूल की कृषि को भी तेजी से बढ़ाना चाहिए। लैंडस्केपिंग मतलब समतलीकरण करें, हम उस भूमि का भी प्रयोग करें जो वेस्टलैंड के तौर पर है, तभी वो स्मार्ट गांव या गांव स्मार्ट गांव बन पाएगा। इसके अलावा दीर्घकालिक योजना, खासकर देखो प्रादेशिक नियोजन विकास में हम जो पर्सपेक्टिव प्लान लेते हैं, अर्थात ये एक बड़ा स्कीम कभी भी 2 साल 3 साल में नहीं हो पाएगा। कई मुद्दों पे तो 3-3 साल 4-4 साल लग जाता है लोगों को समझाने में कि यदि आप इसको इस प्रकार से करें तो ये बेहतर सफल हो सकता है, और इसका लाभ तो प्रत्यक्ष तौर पर आप ही को मिलने वाला है। तो जैसे मैंने शौचालय को लेकर ही आपको कहा कि कई बार ग्रामीणों को ये कन्विंस करना पड़ता था प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, वहाँ के चुने गए सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, कि भाई आप लोग घर में शौचालय का प्रयोग करें, सफाई रखें, सामुदायिक स्तर पर भी, व्यक्तिगत के साथ साथ। तो दीर्घकालिक योजना में यदि गांव डेवलप होंगे तभी नगर और पूरा का पूरा प्रदेश संतुलित विकास, समावेशी विकास और समग्र विकास का आधार बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संतुलित विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव और शहर में अंतराल आय का, समृद्धि का तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ये तभी दूर होगा जब विकास संतुलित होगा, समग्र होगा, समावेशी होगा। तो ये जो चौथा धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट संबंधित था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बाद हम 5वें पे चलेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम या सामुदायिक संस्थाएं। क्योंकि किसी भी चीज को सफल करने के लिए इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। यदि इंस्टीट्यूशंस
प्रोफेशनली, प्रैक्टिकली वर्क ना करें, व्यवसायिक स्तर पर, वैवाहिक स्तर पर वर्क ना करें, कार्य ना करें, तो उसको अमली जामा पहनाना, सफल बनाना असंभव हो जाएगा। और गांव में वैसे साथी हाथ बटाना आपने सुना ही होगा, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना, अर्थात मिलकर हम कार्य करें तो सफल हो सकते हैं। और गांवों में ये आज जो अवधारणा है, शादी ब्याह हो या कोई भी कार्य हो, परोजन हो, पूरा का पूरा गांव साथ देता है। नगर में लोगों को बुलाना पड़ता है पेमेंट दे करके, तब भी वहां पर गुणात्मक स्तर पर लोग भावात्मक स्तर पर जुड़ नहीं पाते। गांव में आज भी ये है। एनीवे, तो ये जो संस्थाएं हैं उनकी बड़ी भूमिका है। जैसे सबसे पहले हम लेंगे पंचायती राज को। किसी भी गांव को, और यद्यपि भारत में पंचायती राज तो गांधी के सपने से ही जुड़ा हुआ है, गांधी भी ये सोचते थे कि प्रत्येक ग्राम स्वराज अर्थात पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर गांव रहेगा। लेकिन वही मैंने कहा कि कुछ राजनीतिक संरचनाएं ऐसी बनी, समस्याएं ऐसी हुई कि गांव और शहर के बीच में अंतराल बढ़ता गया। लेकिन पंचायती राज जब सशक्त रूप से कार्य करेगा, चूंकि इसमें एक तरफ न्याय से संबंधित, दूसरी तरफ विकास से संबंधित, तीसरी तरफ सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित, अर्थात प्रत्येक प्रकार के चीजों को समायोजित करके, समग्र करके, समावेश करके विकास करने की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जा सकता है। तो पंचायती राज तो सबसे महत्वपूर्ण है। और आप पंचायती राज को अच्छे से जानते भी होंगे। जो हमारे यहाँ स्तर है, लेयर्स कहते हैं उसको, कि भाई कैसे हिरार्की बना हुआ है। तो पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी से कंसर्न हो जाता है सामुदायिक संस्थानें, जैसे कम्युनिटी। हालांकि ये सांस्कृतिक स्तर पर ज़्यादा होता है, जैसे विवाह स्थल, या सामुदायिक केंद्र हो सकता है, आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है। देखो, गांव में पहले महिलाओं के लिए, मतलब हालांकि कई बार जातिगत और धार्मिक स्तर पर भी विभाजन होता था समाज में, लेकिन गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जैसे आज भी गांव में महिलाओं के मनोरंजन के लिए कोई नहीं होता। पुरुष चौपाल पे बैठ लेंगे, मतलब इधर उधर, या और भी फुटबॉल आदि खेल लेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए प्रायः गांव में बाहर निकलना मना होता था। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में न केवल हंसी मजाक, बल्कि एक बेहतर प्रशिक्षण का भी माहौल बनाया गया। लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। प्रशिक्षण कई बार लगता है जैसे चलो हमें ये कार्य करना है तो मुझे सीखना है, लेकिन कहते हैं हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जैसे आप पढ़ भी रहे हो और मनोरंजन भी हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र कुछ उसी प्रकार के केंद्र हैं। तो ऐसे सामुदायिक संस्थाओं में हम लेंगे, विवाह स्थल हो सकता है, चौपाल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है। ये सब सामुदायिक केंद्र या सामुदायिक स्थल होते हैं। वो कई बार समरसता के लिए, मिल्लत के लिए बड़े आवश्यक होते हैं, जुड़ाव के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। उसी के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र हो गया। ऐसे ही जो भी स्थानीय स्तर पे वो वहाँ के संस्कृति से अंतर संबंधित हो, उन संस्थाओं को हम सामुदायिक संस्थाएं कहते हैं। केंद्र और स्थानीय सरकार, ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अर्थात केंद्र सरकार फंड कैसे एलोकेट करेगा। जो सांसद हैं, बेसिकली वो होते तो वहीं से चुनाव जीतते हैं, लेकिन सांसद के, एक सांसद के अंतर्गत कई गांव आते हैं एमपी के अंतर्गत। फिर उसी गांव के कि वो स्मार्ट विलेज बनाने के लिए वो कैसे फंड एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पंचायती राज का जो मॉडल है वो क्रियान्वित होगा, लागू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम विचार विमर्श संस्थाएं, विलेज डिलिब्रेशन एजेंसीज, अर्थात जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा का जो भवन होता है, वहां पर गांव के बुजुर्ग या गांव के युवा विकासवादी परियोजनाओं के प्रति विचार विमर्श करते हैं कि हमारे गांव में अगर बारिश के समय मुख्य सड़क से चीज़ें कट जाती हैं, तो कैसे उसको बारहमासी हम या 12 महीने उसको निरंतर या कायम रख सकते हैं, धारणीय या पोषणीय कैसे बना सकते हैं। या इसके अलावा आर्थिक उपादेयता के लिए, जैसे यूथ्स, बच्चे घर में, मतलब गांव में 50 हैं जो युवा हैं, लेकिन वो रोजगार में नहीं है, तो उनके रोजगार के सृजन की क्या व्यवस्थाएं की जाए। तो बाकी सब चीज़ों को अंतर संबंधित करके जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक बेहतर आप योजना भी नहीं बना सकते। और प्रत्येक गांव की अपनी अलग विशेषता है। यदि वहाँ के लोग विचार विमर्श करेंगे कि यहाँ का विकास कैसे हो, तो बेहतर स्कीम बनाएंगे। और इस प्रकार का स्कीम बनाएंगे कि सफलता तुरंत मिलेगा, क्योंकि आपको खाने में क्या पसंद है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपके रुचि के अनुरूप ये चीज़ें होती हैं, तो आप रुचि के साथ कार्य करते हैं। तो ओवरऑल जो विचार विमर्श संस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी के साथ ग्राम संस्थाएं, एनजीओ, एनजीओ की भूमिका, एनजीओ को आजकल विकास का नोडल एजेंसी भी कहते हैं,
वर्ल्ड बैंक, आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा नोडल एजेंसी है वैश्विक स्तर पर, जो एनजीओ को फंड देता है, फंडिंग करता है कि वो ग्रामीण स्तर पर, नगरीय स्तर पर भी विकास का कार्य करें। तो एनजीओ की भूमिका भी है। शैक्षणिक संस्थान, ये मैं विशेष रूप से इंडिकेट करूंगा, जैसे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, कॉलेज हो सकता है, या अन्य कोई प्रशिक्षण का संस्थान हो सकता है, आईटीआई लेवल का भी, या प्रशिक्षण कई प्रकार का हो सकता है। आजकल तो ग्रामीण उत्पाद एंटिक पीसेस के तौर पे भारत नहीं, अब तो अमेजोन के थ्रू विश्व का बाजार खुला हुआ है। उस पर गोईठा या उपला जो गाय के गोबर से बनता है, वो बड़े कॉस्ट पे बिक रहा है। अर्थात हम उत्पाद को बस उत्पाद की प्रक्रिया से जोड़ दें, एक बेहतर कॉस्ट फिक्स कर दें, उसकी ब्रांडिंग कर दें, जब गोबर से बने उपले को हम बेच सकते हैं विदेशों में, तो भारत तो छोड़ ही दीजिए। भारत स्वयं ही एक बहुत बड़ा बाजार है, विश्व का बाजार है। तो ओवरऑल जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जो वहां पे ट्रेनिंग का या प्रशिक्षण का कार्य भी करेंगी, इसमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षा विद्यालय, कॉलेज, और यहाँ पर फिर मैं कहूँगा डिजिटलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई बार ऐसी बहू, अर्थात जिसकी शादी तो 20, 22, 25 साल में हो गई, वो गांव में आ गई, वो पढ़ना चाहती है, घर वाले भी चाहते हैं वो पढ़ ले, लेकिन कई बार सामाजिक बंधनों से वो नहीं जा पाती। वहां पर एडमिशन या नामांकन लेने के बाद वाईफाई की सुविधा से वो अपने कोर्स को पूरा कर सकती है, जिसको हम कॉरेस्पोंडेंस कोर्स भी कह सकते हैं, या कई बार रेगुलर में भी एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसको आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो वहाँ पर वो सभी चीज़ें जब अंतर संबंधित होकर के, अर्थात मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से कनेक्ट हो जाते हैं, तब विकास व्यवहार में अमली जामा पहन जाता है। स्वास्थ्य संस्थान, अर्थात जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, बड़े अस्पताल ना हो लेकिन प्राथमिक तो कम से कम हो ही चिकित्सा केंद्र। इसी के प्रकार से अन्य जो है, जैसे जो लोकल लेवल पे बीपी के लिए, या छोटे मोटे लेवल पे हार्ट अटैक छोटे लेवल पे नहीं होता है, बट जो डॉक्टर्स ना भी हो प्रत्येक गांव में, उस स्मार्ट गांव में, तो कम से कम कंपाउंडर लेवल के तो कर्मचारी वहां रहे और वो 24 घंटे कार्यरत रहे। ये नहीं कि अब गांव में लाइट ही नहीं है, अभी तो गांव में भी समस्या होता है। तो अगर 7 नहीं 10 बजे 12 बजे भी किसी की तबीयत खराब हुई, तो प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा की व्यवस्था तो वहां पर हो। इसके अलावा खासकर महिलाओं के लिए जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, हालांकि स्वास्थ्य के या सफाई की परियोजनाओं से काफ़ी हद तक इस पर अंकुश लगा है, स्मार्ट विलेज में तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। प्रशिक्षण के साथ साथ जानकारी संप्रेषित करने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था भी हो ताकि वो इस प्रकार के या ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस से बच सके, स्वयं को बचा सके। अनुसंधान संस्थान, अब ये आपको लग रहा होगा गांव में अनुसंधान कैसा, तो ग्रामीण स्तर पर भी देखोगे कई बार जो पुराना मोटर बाइक है उससे लोग आटा चक्की बना देते हैं, मतलब आटा पीसने का मशीन पेट्रोल या डीजल से काम करना शुरू कर देता है। तो ग्रामीण स्तर पर भी कई बार लोग इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं और वहाँ के सिंचाई के लिए, वहाँ के अन्य किसी प्रकार के कार्य के लिए वो छोटे छोटे इन्वेंशंस करते रहते हैं। इससे एक तो उनको ये आइडिया होता है कि मैं ऐसे ये कार्य कर सकता हूँ, और धीरे धीरे वो इसी प्रक्रिया से एक इंटरप्रेन्योरशिप की ओर ट्रांसफर स्थानांतरित होने लगते हैं, जो किसी भी गांव के विकास का एक बड़ा आधार बन सकता है। तो ओवरऑल यही 5 पॉइंट्स थे और ये सब पॉइंट्स थे जो किसी भी स्मार्ट विलेज के लिए कारगर होगा। अब इसमें कई वीडियोस अभी और भी बनेंगे, जैसे अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो बिहार के कौन कौन से स्मार्ट गांव हैं, जैसे यूपी सटा हुआ जो रोहतास ज़िला है, उसी रोहतास ज़िले में जो मोहनिया गांव है, वहाँ पर ओपन जिम तक बनाया गया है, सुंदर सुंदर पार्क बनाए गए हैं, और भोजपुरी में वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, हम लोग देखे, अपने जीवन में देखे कि गांव बदल गई बा, गांव में हम सोचले ना रही कि ऐसा व्यवस्था हो सकता, लेकिन लोग बदल दिलस। आज हमारा शहर से बढ़िया हमारा गांव लागता। मोहनिया गांव की एक महिला का इंटरव्यू नेट पे यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देखिए। इसी प्रकार से कई ऐसे गांव हैं। अब मुझे तमिल और तेलुगु नहीं आता, थोड़ा बहुत टूटी फूटी मराठी या पंजाबी तो बोल सकता हूँ, लेकिन सक्का वाला गांव जो पंजाब का है, वहाँ भी इसी प्रकार का माहौल है कि हमें गांव से बाहर शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें शहर से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं तो हमारे गांव में ही उपलब्ध हैं, और गांव में हम खुश हैं। तो ओवरऑल जो स्मार्ट विलेज की अवधारणा थी वो यही है। अब इसमें कई मॉडल्स हैं, जैसे लोकल बिजनेस यदि गांव में इस्टेब्लिश करेंगे, एजुकेशन का बेहतर विकास हो, हेल्थ एंड वेलफेयर हो, डेमोग्राफिक इंगेजमेंट हो, फूड सिक्योरिटी हो, तो ओवरऑल ये जो गांव है
वो हो जाएगा स्मार्ट विलेज। ये मॉडल्स हैं जिनको आप परीक्षा में बना भी सकते हैं। या इसको देखिए, ऑफ ग्रिड सिस्टम, स्मार्ट विलेज। यहाँ शुरू करते हैं स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक अवसंरचना स्मार्ट नहीं होगा, चाहे वो सड़क हो या आपूर्ति चेन हो या बिजली की सप्लाई हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस है, वो अगर बहुत स्मार्ट नहीं हुआ तो आगे इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेगा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस को बनाता है, अर्थात जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ग्राम सभा हो या कोई हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट होगा तभी वो ग्राम सभाएं या इंस्टीट्यूशन, चाहे वो शिक्षा, जैसे अब सड़क टूटा हुआ है तो जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वो कभी सुचारू नहीं हो सकता। अर्थात स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस का आधार होता है। जब स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस होगा तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अपने आप आ जाएगा, और उसके बाद स्मार्ट सर्विस चेन बनेगा, जैसे जल आपूर्ति हुआ, विद्युत आपूर्ति हुआ, इस सबको मैंने डिस्कस किया डिटेल में, और तब ये अपने आप बन जाएगा स्मार्ट विलेज। तो परीक्षा में ऐसे मॉडल्स का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, अंकदायी होगा। हालांकि प्रयास केवल यह नहीं है कि विद्यार्थी ही इसको जाने और सीखें, भारत के नागरिकों को भी जानना चाहिए कि स्मार्ट गांव क्या होते हैं, स्मार्ट विलेज क्या होते हैं, किन आधारों पर स्मार्ट गांव को स्मार्ट बनाया जा सकता है और गांव बिल्कुल स्मार्ट हो सकते हैं। अब हम भारत में एक ऐसी क्रांति करें, अर्थात निसंदेह हम सभी रोजगार के लिए, शहर में तो आ गए हैं, मैं भी आ गया हूँ, लेकिन मेरा भी एक समृद्ध गांव है। उस गांव में यदि मैं अपने समय में से थोड़ा समय निकाल करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो कम से कम मैं शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। जो जिस संदर्भ या जिस क्षेत्र से जुड़ा है या जुड़ी है, यदि अपने गांव के लिए थोड़ा वो समय निकालें तो स्मार्ट गांव और ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, और या जो स्मार्ट नहीं है उसके स्मार्ट बनाने की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से प्रारंभ हो सकती है। मैं अपने गांव गया था, वहां पर मैंने लोगों से बात किया तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि गांव स्मार्ट हो कैसे सकता है। नहीं, ये आप कहानियां बता रहे हैं, विदेशों का गांव होगा। लेकिन जब मैंने कहा कुड़नथराई गांव तमिलनाडु का, सक्केवाला पंजाब का, या आप छोड़िए बिहार में रोहतास का मोहनिया गांव, ये तस्वीर वहीं की है। इस महिला को देखिए, भोजपुरी बोल रही है, तो गांव वाले बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि निसंदेह हम भी ऐसा करें, लेकिन सरकार सपोर्ट नहीं करती। यहां पर फिर मैं कहूंगा, जन सहभागिता, और यदि सांसद और ग्राम सभा या पंचायती राज के लोगों ने ये निर्णय ले ले, प्रतिबद्धता से निर्णय ले लिया, तो गांव को स्मार्ट गांव होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और तभी हमारा भारत विकसित भारत बन पाएगा, जो हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री का भी सपना है, हम प्रत्येक भारतीयों का सपना है कि भारत तेजी से विश्वगुरु बने, और ये केवल कहने से नहीं, करने से होगा। अर्थात हम अपने गांवों को समृद्ध करें, इस प्रकार से करें कि पूरे प्रदेश में संतुलित विकास हो, समग्र विकास हो, समावेशी विकास हो। गांव अधिशेष उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी करें, ताकि जो पलायन भी अंधा हो रहा है वो रुक जाए। कहते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था कि गांवों में पहले फसल उगते थे, लेकिन गांवों में जब भूख उगने लगे तो लोग शहर की ओर भागने लगे। भूख उगने का तात्पर्य आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन का नहीं होना है। हालांकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, या हम सीधे कह लें इंद्रधनुषी क्रांति, इस सब क्रांतियों के बाद तस्वीर बदला तो जरूर है, लेकिन पूरे गांव की नहीं। भारत के हार्डली 30% गांव ही बदल पाए, और उन 30% गांव में भी अधिकांश गांव स्मार्ट गांव नहीं बन सके। हमें गांव को स्मार्ट गांव बनाना है, तभी भारत के विकसित होने का सपना भी पूरा हो सकेगा। तो ऑलमोस्ट डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। आगे फिर नए विषय पे मिलेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।